हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बीपीएससी द्वारा पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को आज हम इसके पार्ट 1 में कवर करेंगे, जिसमें 66th और 65th वाले प्रीवियस ईयर एग्जाम को हमने कवर किया है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दूध किसका घटिया स्रोत है। आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है विटामिन सी। आसान शब्दों में समझे तो आपसे पूछा गया है कि मिल्क में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है या किसकी मात्रा अत्यधिक नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर है विटामिन सी। दूध के अंदर प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B12 होता है, विटामिन ए, डी, के और ई भी होता है। इसके साथ ही इसमें फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है और इसके अलावा भी कुछ अन्य मिनरल्स होते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन फिल्टर पेपर। आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन 3 है सिल्वर नाइट्रेट सिलिका जेल के साथ में, ऑप्शन 4 है हल्दी एंड ऑप्शन 5 है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। इसका उत्तर है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो शराब पीकर वाहन चलाने के लिए जो श्वास परीक्षण किया जाता है उसके अंदर यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करती है। इस किट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने पर यदि तीव्र सिरके जैसी गंध आए तो समझ लेना होता है कि इस चालक ने शराब पी रखी है। तो ब्रीथ टेस्ट के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका की फॉर्मूला है K2Cr2O7 और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी को मालूम होगा दिस इज H2SO4। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय विच एंजाइम। आपके ऑप्शंस हैं माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइटेज अथवा ऑप्शन ई। इसका उत्तर है जाइमेज। एंजाइम जो जाइमेज है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। कमेंट बॉक्स में बताइए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। और इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आप जानते हैं कि ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है एंड इट्स फॉर्मूला इज C6H12O6। हमारा अगला प्रश्न है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय। आपके ऑप्शंस है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन O2 या ओजोन O3 और ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आपका चूने का पानी दूधिये रंग में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फिफ्थ इज ऑप्शन ई। आपका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और ये डीजल से अधिक शुद्ध रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घोल का pH 3 से 6 हो जाता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, ये प्रश्न है। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कंसंट्रेशन विल। तो पहला ऑप्शन है कि 3 गुना बढ़ जाएगी, दूसरा है 3 गुना कम हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है 10 गुना कम हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन है 1000 गुना कम हो जाएगी और फिफ्थ है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है 4 यानी 1000 गुना कम हो जाएगी। किसी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यानी विलयन की जो सांद्रता है वो 1 यूनिट में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 इन दोनों के बीच में कंपेयर हमें करना है। तो 10⁻⁻3 से -6 होने में यानी 10⁻⁻3 का डिफरेंस है, दैट इज 1000 टाइम्स का डिफरेंस है। तो इतने गुना कम हो जाता है H+ आयन का कंसंट्रेशन। pH स्केल अगर आपने देखा है तो pH स्केल पर जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 to 14 वैसे वैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी।
इसका मीनिंग ये है कि pH वैल्यू 1 वाली जो विलयन है उसमें H+ आयन ज्यादा है pH 2 वाली के मुकाबले। उसी तरह से pH 2 में H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है pH 3 के मुकाबले। जितना ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन यानी उर्ध्वपातन, दूसरा है डिस्टिलेशन यानी आसवन, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी, चौथा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन एंड फिफ्थ इज ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है सब्लिमेशन यानी उर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा नमक और रेत को अलग अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में वॉलेटिलीज जो होती हैं जो हवा में उड़ जाती हैं उनके उड़ने के अंतर के आधार पर डिस्टिलेशन प्रोसेस काम करता है। जैसे कि एक मिश्रण के अंदर मान लीजिए कि 5 चीजें घुली हुई हैं, उसमें से जो फर्स्ट चीज है वो बहुत जल्दी से उड़ जाती है हवा में, उसके कुछ देर के बाद में अंतर लेकर के टेम्परेचर का डिफरेंस लेकर के दूसरा उड़ता है, देन तीसरा, देन चौथा। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। इसका इस्तेमाल तब होता है जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग कर करके जब हमें पहचानना होता है तो वहां पर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब आपके जो मिश्रण में उपस्थित पदार्थ हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट यदि एक दूसरे से ज्यादा डिफर नहीं करता है और बहुत जल्दी जल्दी करके सारा उड़ने की कोशिश में रहते हैं तो उस समय हम आंशिक आसवन का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पे यदि अंतर बहुत कम है तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल होगा और यदि अंतर ज्यादा है तो डिस्टिलेशन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, यानी द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। तो पहला ऑप्शन है 3 दूसरा 3 और 6, तीसरा है 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, चौथा है 12 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड एंड लास्ट इज ऑप्शन ई। उत्तर है कि बेंजीन रिंग के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो परमाणुओं के परमाणु कक्षाओं के रैखिक या सह अक्षीय अतिव्यापी द्वारा बनता है और पाई बॉन्ड जो है एक प्रकार का सह संयोजक बॉन्ड है यानी कोवलेंट बॉन्ड है जो परमाणुओं के बीच मौजूद होता है जहां इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिक को जोड़ने वाली धुरी के ऊपर और नीचे होते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन 2 है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन 3 है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑप्शन 4 है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड लास्ट इज ऑप्शन ई। तो आपका उत्तर है कि इसके अंदर सी, एच, एन तथा O यानी ये चारों ही पाए जाते हैं। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 और ये एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद पनीर जैसा जहरीला ठोस पदार्थ होता है और जल में जल्दी घुल जाता है, अति विलय होता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @BPSC राइटवे ऑफिशियल पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने BPSC 67 और बिहार SI दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। साथ ही बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली और क्वार्टरली मैगजीन भी यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप इस शब्द को अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन में पुअरेस्ट कंडक्टर के बारे में पूछा गया है, नॉट द पुअर कंडक्टर ओनली। एंड ऑप्शंस आर कॉपर यानी तांबा, लेड सीसा, मरकरी यानी पारा, जिंक यानी जस्ता एंड लास्ट इज ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है लेड यानी कि सीसा। आपको बता दें कि ये सभी के सभी मेटल्स हैं जिसमें मरकरी भी हीट का पुअर कंडक्टर ही होता है, लेकिन क्योंकि प्रश्न पुअरेस्ट कंडक्टर के बारे में है इसलिए इसका आंसर है लेड। तो वे पदार्थ जिनके माध्यम से ऊष्मा का संचरण सरलता से संभव नहीं होता है या उनमें बहुत धीमा संचलन होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं यानी इंसुलेटर्स ऑफ हीट, जिनके अंदर से हीट इजिली कंडक्ट या तो नहीं होती है या होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है कौन सा है? द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन डी एंड ऑप्शन ई। उत्तर है आपका विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो केमिकल नेम है इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं विटामिन बी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि थियामीन, राइबोफ्लोविन जिसे हमने पीछे देखा था, विटामिन बी2 के नाम से जानते हैं हम इसे, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फॉलिक एसिड और बायोटिन। ये सभी विटामिन बी के ही अलग अलग रूप है और उनके नाम है। निम्न में कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? द फीमेल सेक्स हार्मोन इज फर्स्ट इज एस्ट्रोजन, second is androgen, third is insulin and fourth is oxytocin and last is option E। इसका उत्तर है एस्ट्रोजन। महिलाओं में जो दो मुख्य सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं उनमें से एक है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है पार्किंसंस के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज वाज गिवन टू। ऑप्शन ए इज आर्विड कार्लसन, ऑप्शन 2 है जॉन एफ एंडर्स, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट बी लफलीन, ऑप्शन 4 है वॉल्टर कोहन, ऑप्शन ई। आपका उत्तर है 1 यानी आर्विड कार्लसन। पार्किंसंस जो रोग होता है वो नर्वस सिस्टम में होने वाला रोग है जो कई शारीरिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो है हाथों में कपकपी होना, पूरे शरीर में अकड़न होना और मूवमेंट का धीमा हो जाना। पार्किंसंस रोग सब्सटेंशिया निग्रा नामक मस्तिष्क के हिस्से में नर्वस कोशिकाओं की क्षति की वजह से होता है। ये एक जेनेटिक डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? द मालफंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी कैल्शियम, सी आयोडीन, ऑप्शन 4 है आयरन एंड लास्ट इज ऑप्शन ई। तो आपका उत्तर है आयोडीन की कमी के कारण। सांस लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, ये सब आयोडीन पर ही निर्भर करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम हमारा थायराइड हार्मोन ही करता है। बट थायराइड हार्मोन डिपेंड करता है आयोडीन पर। तो यदि शरीर में आयोडीन बैलेंस होगी तो थायराइड हार्मोन भी बैलेंस तरीके से रिलीज होगा और अपना काम सही तरीके से करेगा। बट यदि आयोडीन डिसबैलेंस होगा तो थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस होगा और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज टिप यानी नोक, मध्य भाग मिडिल पार्ट, पीछे का भाग यानी पोस्टीरियर पार्ट, किनारा यानी एज और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है पीछे वाला भाग। तो जीभ स्वाद अनुभव करने के लिए एक प्राइमरी ऑर्गन है। जीभ की ऊपरी सतह पैपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बिकॉज इट स्टोर्स फूड मटेरियल। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, बिकॉज इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। इसमें क्लोरोफिल की कमी है, बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल एंड ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इस वजह से ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है। जनरली अंडरग्राउंड यदि चीज उगती है तो उसे रूट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से सबसे मीठा स्वीटेस्ट शुगर कौन है? फर्स्ट इज फ्रक्टोज, सेकंड इज ग्लूकोज, थर्ड इज माल्टोज एंड फोर्थ इज सुक्रोज एंड फिफ्थ इज ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम ही है जो ग्लूकोज का होता है, यानी C6H12O6। और आमतौर पर फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है, जो फलों, पौधों, सब्जियों और शहद में नेचुरली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वास्तविक रूप में फल नहीं है? अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? सेब, अंगूर, खजूर या आलू बुखारा यानी कि प्लम। इसका उत्तर है एप्पल।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली फूल का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी ओवरी अंडाशय वही बाद में फल का रूप ले जाता है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिनमें ये जो अंडाशय है विशेष रूप से फल में कन्वर्ट नहीं होता, तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है सेब। तो यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे फलों को हम गौण फल कहते हैं, मतलब ये ट्रू फ्रूट नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन फैट यानी वसा, प्रोटीन, ऑयल या फिर स्टार्च। और लास्ट है ऑप्शन ई। तो आपका उत्तर है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए जो दालें हैं हमारी फलियों में कंसीडर होती हैं, लेग्यूम्स हैं वो, इसलिए ये सब बहुत ही प्रोटीन इनके अंदर होता है और ये न्यूट्रिशियस मानी जाती हैं। जिसे हम प्रोटीन कहते हैं एक्चुअल में वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर करके बना एक कार्बनिक कंपाउंड होता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सो क्लोव इज अ स्पाइस एंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? आपके ऑप्शंस हैं इसके फल से, स्टेम यानी तने से, जड़ से या फूल की कली फ्लावर बड से। तो इसका उत्तर है फूल की कली से, यानी लौंग जो है वो फूल की कली से हमें प्राप्त होती है। लौंग का टेक्निकल जो नेम है वो सियाजियम एरोमेटिकम है। इसमें कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ऑप्शन 3 है यूवी रेज, ऑप्शन 4 है एक्सरे या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में जो तरंगदैर्घ्य है वो 780 नैनोमीटर से 1 mm तक होती है, यानी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज से ये मेल खाती है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? The total resistance of a circuit having two parallel resistors is 1.403 kilo ohm. If one of the resistors is 2.0 kilo ohm, then the other resistance will be off. पहला है 1.403 किलो ओम, दूसरा 2.0 किलो ओम, तीसरा 3.403 किलो ओम और चौथा है 4.70 किलो ओम। पैरेलली रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन। और यदि इन सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाए यानी श्रेणी क्रम में यदि आप इन्हें लगाते हैं तो फॉर्मूला सिंपली हो जाता है R रेजिस्टेंस R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये क्वेश्चन आपका समानांतर श्रेणी का है, इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे और यहाँ पर आपको R नेट जो है वो दिया हुआ है, दिस इज 1.403, एक R1 आपको दिया हुआ है 2 और R2 आपको निकालना है। तो इतना फॉर्मूला आप लगाएंगे और कैलकुलेशन के बाद में आपका आंसर आएगा 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्या बढ़ता है? ऑप्शन 2 घटता है, ऑप्शन 3 रिमेन सेम यानी सेम रहता है, ऑप्शन 4 पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो इसका उत्तर है डिक्रीजेस। तो जब भी हम गर्म करते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है, यानी ये इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर्स से ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब सेमीकंडक्टर्स के यूजेस हैं। इनमें से आप जानते हैं कि सिलिकॉन का यूज सोलर सेल पैनल बनाने में किया जाता है। फैराडे स्थिरांक यानी कि फैराडे कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर, यानी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन 2 है कि डिपेंड्स ऑन द करंट पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट खोला गया है, यानी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड।
एंड ऑप्शन 4 है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करता है, चेंज नहीं होता है। और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू बिल्कुल स्थिर है, ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। एक 1 ग्राम तुल्यांक भार प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघट्य से प्रवाहित कुल आवश्यक आवेश को फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। और इस फैराडे कांस्टेंट का जो स्वीकृत मान है, जो उसकी वैल्यू है, वो है 96485.332 कूलाम पर मोल। और इसका फॉर्मूला है Na.E, जहां पर Na एवोगैड्रो नंबर है और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तीव्रता। इसका उत्तर है डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है, जो प्रकाश पर्व है, वो लंबाई की एक मेजरमेंट यूनिट होती है और यह लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। तो वैक्यूम के अंदर प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है वही लाइट ईयर कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज नहीं बदलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? ऑप्शंस है वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है थर्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आवर्ती चेंज नहीं होती है। कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, सपोज करें वाटर से एयर में जाए या एयर से ग्लास में जाए, तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। तो वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 5⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका उत्तर है फर्स्ट। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं एक ही गति से रिक्त स्थान में यात्रा करती हैं और वह जिस गति से चलती हैं उसे प्रकाश की गति यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा जाता है और जिसकी वैल्यू लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वह पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह था द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज लियोनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिस, जेम्स वेन एलन या ऑप्शन ई। उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका जन्म अगस्त 1930 को ओहियो में हुआ था। इन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज। ऑप्शंस है 94, ऑप्शन 2 148, 242 या 336 या फिर ऑप्शन ई। उत्तर है 148। प्लूटोनियम एक दुर्लभ ट्रांस यूरानिक रेडियोधर्मिक तत्व होता है और इसका प्रतीक है Pu। इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास होता है 94। सबसे ज्यादा श्यानता होती है द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ। पानी की, हवा की, ब्लड की या फिर हनी की। इसका उत्तर है शहद की। तो इन सभी में जो हाईएस्ट विस्कोसिटी है यानी गाढ़ापन है वो शहद का होता है। किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है या फिर इंटरनल फ्रिक्शन, ये दोनों एक ही चीज है, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी जो यूनिट है ISI यूनिट है वो पॉइस होती है। विस्कोसिटी का जो फीचर है, जो क्वालिटी है, ये तरल पदार्थों और गैसों दोनों में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों में विस्कोसिटी पाई जाती है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय लिनियस, नंबर 2 लेमार्क, नंबर 3 मेंडल एंड नंबर 4 डार्विन। इसका उत्तर आपको मालूम होगा, ये पुस्तक लिखी है डार्विन ने। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जिसे पहली बार 1859 में डार्विन के पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया गया था। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव समय के साथ अनुवांशिक, भौतिक या व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदल जाते हैं। सोल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम।
पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट कौन सा है? CO2, O2, एनर्जी या फिर शुगर और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है O2। विशेष रूप से पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए CO2 और पानी पर प्रतिक्रिया करने के लिए सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसमें कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन है वो हमने नीचे दर्शाई है। इसमें CO2, H2O और प्रकाश यानी सनलाइट, इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन होने के बाद ग्लूकोज बनता है और साथ में बनती है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज इसका मेन प्रोडक्ट है और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है जियोलॉजी, दूसरा है सेरोलॉजी, तीसरा ऑरोलॉजी और चौथा है ऑस्टियोलॉजी और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है फोर्थ, ऑस्टियोलॉजी। इन चारों ही ब्रांचेस को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। ये पृथ्वी विज्ञान है जो कि पृथ्वी ठोस है और जिन चट्टानों से ये बनी है वे सभी प्रक्रियाएं समय के साथ बदलती हैं, उन्हीं का अध्ययन जियोलॉजी में किया जाता है। दूसरा है सेरोलॉजी यानी सीरम विज्ञान। यह सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का अध्ययन कराता है। थर्ड है ऑरोलॉजी। यह अनुसंधान का एक क्षेत्र है जो क्षेत्रीय रूप से पृथ्वी की सतह पर आंशिक रूप से पर्वतीय परिदृश्यों से आच्छादित है। तो यहाँ पर हम पर्वतीय परिदृश्यों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद थर्ड है ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान। इसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? Which of the following does not have an enzyme in its cells? फर्स्ट ऑप्शन इज लाइकेन, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है एल्गी यानी शैवाल और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ई। एक्चुअली में इन सभी की बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। लाइकेन में भी एंजाइम होता है, इसमें बल्कि मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हाइड्रोलेज। और इसके अलावा वायरस में भी एंजाइम्स होते हैं इन आइसोलेटेड लोकेशंस पर। कुछ वायरस के एनवेलप में होते हैं, कुछ वायरस के कैप्सिड में पाए जाते हैं। और जहां तक ये बैक्टीरिया सेल की, तो वहां पर भी एंजाइम्स होते हैं। वो सेल के जो प्रोसेस है उसको सहायता करने के लिए, जैसे कि ई कोली नाम के बैक्टीरिया में उसके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा एल्गी के सेल में भी हाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो कि बायोकैटलिस्ट के रूप में यानी जैविक प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज यकृत यानी लीवर, दूसरा है बोन मैरो अस्थि मज्जा, तीसरा स्पेलिन यानी तिल्ली और चौथा है अग्नाशय यानी पेनक्रियास एंड फिफ्थ इज ई। इसका उत्तर है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट थाइमस और अस्थि मज्जा में विकसित होते हैं, जिन्हें इसलिए केंद्रीय लिम्फोसाइट अंग कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 2 × 10⁻12 लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका द्रव्यमान में यकृत या मस्तिष्क के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एड्रेनलिन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है इंसुलिन और पांचवा है ऑप्शन ई। उत्तर है थायरोक्सिन। पहला है थायरोक्सिन यानी T4 जिसे कहते हैं और दूसरा है T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय, फर्स्ट इज हेलमिंथ, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है फंगस यानी कवक, चौथा है वायरस और पांचवा है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है वायरस। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जबकि एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV रेट्रोवायरस की ही एक कैटेगरी वाला वायरस है और यह एक विशेष प्रकार की WBC और T हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यानी T जो सेल्स होती हैं वो और WBC को नष्ट करता है। यह वायरस इन कोशिकाओं के अंदर अपनी जो कॉपीज हैं वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, फर्स्ट इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर, तीसरा है किलोग्राम पर मिलीमीटर, चौथा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पांचवा ऑप्शन है ई। इसका उत्तर है ई। इनमें से कोई भी जो है यूनिट प्रेशर की नहीं है।
देखते हैं कि क्या होती है प्रेशर की यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को प्रेशर कहते हैं। यानी कोई एक सरफेस ले लीजिए और उसका 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया ले लें, उस पर परपेंडिकुलरली जितना फोर्स लगाया जाता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी जो इकाई है स्टैंडर्ड यूनिट वो पास्कल होती है और पास्कल को ही न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं। इसके अलावा यदि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम चेंज करेंगे तो हमारे पास एक नई यूनिट आएगी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन चारों ही यूनिट में से, चारों ही ऑप्शन में से आपको टाइम कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, द सनलाइट फ्रॉम सन टू द अर्थ रीचेज इन, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। ऑप्शन है लगभग 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो यदि अप्रोक्सीमेट बात की जाए तो 8 मिनट के आसपास इसमें समय लगता है। एक्चुअल में 8 मिनट 20 सेकंड इसमें लगती हैं। हम वास्तव में उगने के 8.20 मिनट बाद ही सूर्य को देख पाते हैं। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शंस है फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब यानी कि प्रेशर। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिणाम के साथ भौतिक मात्रा के रूप में जिन्हें परिभाषित किया जाता है, यानी जिनमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड इनमें होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि द्रव्यमान है, गति है, दूरी है, समय है, एरिया है, वॉल्यूम है, आयतन है, घनत्व यानी डेंसिटी है और टेम्परेचर, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक निश्चित दिशा में बहती है, लेकिन फिर भी इसे एक स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन और परिणाम दोनों होते हैं। जैसे त्वरण है आपका, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, और ये सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव अ यूनिट। तो फर्स्ट है स्ट्रेस यानी प्रतिबल, दूसरा है फोर्स, तीसरा है स्ट्रेन यानी विकृति, चौथा है दाब यानी प्रेशर और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इनमें से कुछ को अभी हमने देखा था, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन है, प्रेशर को भी आपने पीछे देखा पास्कल है। इनमें जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होती है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु का आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है एवं वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन को ही हम स्ट्रेन या विकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं ट्रांसवर्सल यानी कि अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय या फिर पोलराइज्ड यानी ध्रुवीकृत। इसका उत्तर है लॉन्गिट्यूडनल। जो साउंड वेव्स होती है हवा में वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ध्वनि जो है एक कंपन है जो यांत्रिक तरंग के रूप में कार्य करता है, उसी के माध्यम से फैलता है। तो जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं उनको एक मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो। साउंड में जो है ये बहुत तेजी से यात्रा करती है साउंड मीडियम में, और जो इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज के आसपास होती है। इसके अलावा जो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली होती है उन्हें हम श्रव्य परास कहते हैं। इस रेंज को श्रव्य परास कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं आराम से। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर से आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं उनको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, उनको ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना होगा। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 104 डिग्री फारेनहाइट, दूसरा 122 फारेनहाइट, तीसरा है 100 डिग्री फारेनहाइट एंड चौथा है 75 डिग्री फारेनहाइट। इसका उत्तर है 122 डिग्री फारेनहाइट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का जो सूत्र है वो ये है, F is equal to 50 into 9/5 प्लस 32, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 122। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ऑप्शंस है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है ऊष्मा यानी हीट और चौथा है क्वालिटी, पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज में प्रोसेसर स्पीड, ध्वनि, रेडियो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, इन सभी को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, मींस द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय।
फर्स्ट ऑप्शन इज मेडुला, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस, चौथा है सेरिबैलम और पांचवा है ऑप्शन ई। तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस नाम का जो भाग है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस आवेगों को प्राप्त करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, स्वाद और गंध, शरीर के आवश्यक हार्मोन का संश्लेषण भी यही करता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संदेशों का समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम मैसेजेस उसको भी यही देखता है। हमारे भूख को, दिल की धड़कन की दर को और यहाँ तक कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा अमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर और चौथा है पोटेंशियोमीटर और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर आपको जरूर मालूम होगा, अमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है। अमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं सर्किट के अंदर और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको हमें पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। फर्स्ट इज एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा कूलाम, चौथा है वाट और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है वाट। वाट को 1 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा खपत दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। एम्पियर आपको मालूम है, इससे हम विद्युत प्रवाह की एसआई यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट भी आपको मालूम होगा, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। कूलाम से हम चार्ज को नापते हैं और वहीं बात करें वाट की तो ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? फर्स्ट है रदरफोर्ड, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है लेवोजियर, चौथा है सीवी रमन और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर रहेगा हमारा लेवोजियर। विज्ञान के क्षेत्र में उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान, दहन और स्टोइकोमेट्री, ये उनके योगदान हैं। रसायन विज्ञान की खोज एंटोनी लेवोजियर ने 18वीं शताब्दी में की थी और अगर हम बात करें पीसी रे की तो वो एक भारतीय रसायनज्ञ थे जो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो यदि बात करें भारतीय रसायन विज्ञान के जनक तो आपका आंसर हो जाएगा पीसी रे और यदि ओवरऑल बात करें तो आंसर है लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन से 18, न्यूट्रॉन से 20 और इसकी द्रव्यमान संख्या पूछी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर इज। तो आपके ऑप्शन है 22, दूसरा है 2, तीसरा है 38, चौथा है 20 और फिफ्थ ऑप्शन है ई। इसका उत्तर हो जाएगा 38। इसके लिए हमें जानना है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसे निकाली जाती है। तो मास नंबर निकाला जाता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, अर्थात जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, उनको सम यदि हम कर देते हैं तो उससे हमारा मास नंबर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स दिए हैं 20 और इलेक्ट्रॉन 18 दिए हैं। इसका अर्थ है कि उसकी परमाणु संख्या भी उतनी ही है, 18 ही है। तो हम प्रोटॉन की संख्या की बजाय इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहाँ पर ऐड कर देंगे और 18 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 38। तो ये हमारा उत्तर हुआ 30। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस? तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इसका तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हंसने वाली गैस कहलाती है। वहीं पे कुछ और नाम हमने आपको दिए हैं यहाँ पे आपके एडिशनल जानकारी के लिए, जैसे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5। तो ये कुछ अन्य नाम है। वहीं पे लाफिंग गैस है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? पहला है मेटल्स धातु, दूसरा है नॉन मेटल्स धातु, तीसरा है गैसेस, चौथा है उपधातु यानी मेटेलॉइड्स और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है गैसेस। तत्व रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ है और इसलिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्वों को केवल परमाणु विधियों का उपयोग करके अन्य तत्वों में ही बदला जा सकता है। अगर हम आवर्त सारणी को बाएं से दाएं की तरफ देखना शुरू करें तो बाईं साइड में पीरियोडिक टेबल में धातु मिलेंगी और दाईं साइड में हमें नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, जबकि बीच में मेटेलॉइड्स की एक श्रृंखला होती है। तो गैसेस जो है वो एलिमेंट का टाइप नहीं होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज, यानी पानी का पीएच मान कितना होता है, लगभग 4, 7, 12 या 18 या ऑप्शन ई। तो आंसर है 7। सतही जल का पीएच मान आमतौर पर 6.5 से 8.5 तक होता है और भूजल का पीएच भी 6 से 8.5 तक होता है। पानी के स्रोत का पीएच स्वाभाविक रूप से भिन्न हो सकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ परस्पर क्रिया करती है तो एक कमजोर कार्बनिक एसिड उत्पन्न होता है। इसके बाद जल निकाय अपने पीएच को कम कर सकते हैं, यानी इसको पानी का एसिडिफिकेशन कहते हैं और ये बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता का विषय है। बट नॉर्मली जल का जो पीएच है वो 6.5 से 8.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है ओजोन और पांचवा है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसलिए क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं आपको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जैसे पहला है जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैस में कंसीडर किया जाता है वाटर वेपर को। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी, मीथेन को भी, नाइट्रस ऑक्साइड को भी और ओजोन को भी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज है। इसलिए आपका ये चारों ही ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, फर्स्ट है केरोसिन में, दूसरा है ग्लास में यानी कांच में, तीसरा है मिट्टी में और चौथा है सीमेंट में और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है केरोसिन। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है क्योंकि इसे हवा से ऑक्सीजन मिलती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की अधिकता होती है जिसका उपयोग कई जीवाणुओं द्वारा सांस लेने और अपघटन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, फर्स्ट इज आइसोप्रीन, दूसरा है स्टाइरिन, तीसरा है विनाइल एसीटेट और चौथा है प्रोपीन। तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है उसी का पॉलीमर होता है हमारा प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। सरल प्रक्रिया जिसके द्वारा मोनोमर्स को पॉलीमर में स्थानांतरित किया जाता है पॉलीमराइजेशन के नाम से जानी जाती है। जो प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं उनको पौधे और जानवरों से प्राप्त किया जाता है, और जैसे कि सेलुलोज है और स्टार्च है। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनको कृत्रिम या मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंथेटिक रबर है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, ये सब। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। हमने पीछे भी कई बार ग्लूकोज के फॉर्मूले को यहाँ पर रिपीट किया है, तो इस सभी ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वो है C6H12O6 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ग्लूकोज जो है इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। पानी में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता है और जीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और आज की इस सीरीज का हमारा आखिरी जो प्रश्न है वो है CO समूह का आबंध क्रम क्या है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। ऑप्शन है 1, 2.5, थर्ड है 3.5, चौथा ऑप्शन है 3 और पांचवा ऑप्शन है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3। इसमें कार्बन यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाती है 14, इसलिए इसका आबंध क्रम हो जाता है 3। इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक आपके लिए ट्रिक्स दी है कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12 तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 13 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 14 तो हो जाएगा 3। 15 पे ये वापस से 2.5, 16 पे वापस से 2, 17 पे 1.5 और 18 पर 1। ये टेक्निकल चीजों को समझने की बजाय आप इसे इस ट्रिक्स के माध्यम से यदि याद करेंगे तो आप जल्दी आंसर को पकड़ पाएंगे। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी हमारी आज की साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1। इसी तरह से हम और साइंस के 4 पार्ट लेकर आएंगे और हम टोटल 15 सालों के साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे साइंस के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में। थैंक यू।